विधवा औरत बोली, आज रुक जाओ, अकेली रहती हूँ। फूड डिलीवरी बॉय ने सोचा भी नहीं था आगे जो हुआ। दोस्तों, ये कहानी भारत की राजधानी दिल्ली की एक ऐसी बारिश वाली रात की है जब सड़कों पर सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रात के 11 बज चुके थे। फूड डिलीवरी बॉय अमन अपनी बाइक से उस दिन का आखिरी ऑर्डर लेकर निकल चुका था। बारिश की वजह से सड़कें गीली और फिसलन भरी थीं। हेलमेट के भीतर अमन की सांसें थोड़ी भारी हो रही थीं, लेकिन ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। शहर जब सोता था तब उसकी तरह कई लोग अपनी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर जागते थे। ऑर्डर करोल बाग की एक पुरानी थकी हुई सी कॉलोनी के एक छोटे से फ्लैट का था। इमारत की सीलन भरी दीवारें और मध्यम रोशनी वहां की उदासी को और गहरा कर रही थी। अमन ने नीचे अपनी बाइक खड़ी की और पार्सल लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तीसरी मंजिल। अमन ने मन ही मन सोचा कि आज के दिन की ये आखिरी चढ़ाई है। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ सेकंड तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर एक हल्की सी आहट के साथ दरवाजा खुला। सामने एक विधवा औरत खड़ी थी। उम्र यही कोई 28-30 साल रही होगी। उसका नाम मीरा था। मीरा के चेहरे पर कोई सजावट नहीं थी, ना ही मांग में सिंदूर। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उनमें एक ऐसा गहरा खौफनाक सन्नाटा था जो अंदर तक किसी को भी कंपा दे। वो देखने से ही भीतर तक टूटी हुई और बेहद थकी हुई लग रही थी, जैसे कोई बहुत भारी बोझ सदियों से अकेले ढो रही हो। अमन ने औपचारिकता निभाते हुए खाने का पैकेट आगे बढ़ाया। मीरा ने बिना कुछ कहे पैकेट लिया और पैसे निकालकर अमन के हाथ में रख दिए। दोनों के बीच कोई और बात नहीं हुई। अमन ने पैसे रखे, सिर हिलाकर धन्यवाद कहा और सीढ़ियों की तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी पीछे से एक बेहद धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज आई, आज रुक जाओ, अकेली रहती हूँ। अमन के कदम वहीं सीढ़ियों पर जम गए। उसने पलटकर मीरा की तरफ देखा। उस आवाज में ना तो कोई बनावट थी, ना कोई गलत इशारा और ना ही किसी तरह का दबाव। वो बस एक सीधा सा हताश वाक्य था जो शायद बहुत लंबे समय से उसकी जुबान पर अटका हुआ था। अमन ने कई तरह के ग्राहक देखे थे, लेकिन ये पल एकदम अलग था। उस रात उस सीलन भरी जगह पर अमन के मन में कोई गलत ख्याल नहीं आया, ना कोई उम्मीद जगी, न ही कोई स्वार्थ। वो बस वहीं खड़ा रहा, जैसे मीरा की उस एक लाइन ने उसकी भागती हुई जिंदगी को ब्रेक लगा दिया हो। मीरा ने अमन की चुप्पी को शायद गलत समझ लिया। वो घबराते हुए जल्दी से बोली, अगर आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। अमन ने गहरे से सांस ली, हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो वापस मुड़ा और दरवाजे के भीतर दाखिल हो गया। कमरा बहुत छोटा और सीलन भरा था, लेकिन जो चीज उस कमरे को सबसे अलग बना रही थी वो था वहां का माहौल। कमरे के कोने में एक सिलाई मशीन रखी थी जिसके चारों तरफ कपड़ों के टुकड़े बिखरे थे। मेज पर वकीलों के नोटिस, कोर्ट की फाइलें और कानूनी कागज फैले हुए थे। लेकिन अमन की नजर सबसे पहले उस दीवार पर गई जहां एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक हंसता हुआ नौजवान था और उस तस्वीर पर सूखी हुई गेंदे की माला लटकी थी। ये कमरा किसी आम इंसान का नहीं था। ये एक विधवा औरत के उस खामोश और खौफनाक संघर्ष का गवाह था जो वो इस जालिम शहर से रोज लड़ रही थी। मीरा ने प्लेट निकाली और खाना परोसने लगी। अमन चुपचाप एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में एकदम सन्नाटा था। बाहर बारिश की आवाज अब धीमी पड़ चुकी थी और खिड़की से आती सर्द हवा कमरे की उदासी को और बढ़ा रही थी। आप रोज रात को इतनी देर तक यही काम करते हो? मीरा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। हाँ, अमन ने साधारण लहजे में कहा, दिन भर की भागदौड़ है, आदत हो गई है। मीरा के होठों पर एक बहुत ही हल्की सी कड़वी मुस्कान आई जो पल भर में ही गायब हो गई। थोड़ी देर बाद उसने नजरें झुकाए हुए ही पूछा, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने एक अनजान आदमी को रात में रुकने के लिए कहा। लोग ऐसी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। नहीं, अमन ने सीधा जवाब दिया और अपना हेलमेट साइड में रख दिया। जब इंसान भीतर से बहुत थक जाता है तो उसे बस एक इंसान की जरूरत होती है जो उसे जज न करे। अमन की इस बात ने जैसे मीरा के अंदर जमे हुए किसी बांध को खोल दिया। उसने खाना खाते हुए धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि 2 साल पहले एक सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी। पति के जाते ही ससुराल वालों ने रंग बदल लिए। प्रॉपर्टी और पेंशन के लालच में उसे रातों रात घर से निकाल दिया गया। वो गांव वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि मायके में बूढ़े माँ बाप थे जिन पर वो बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो दिल्ली के इस छोटे से कमरे में किराए पर रहती है। वकीलों की फीस और अपना पेट पालने के लिए वो दिन रात लोगों के कपड़े सिलती है। पिछले 2 सालों से कोर्ट के चक्कर काट काट कर वो बुरी तरह हार चुकी है। उसकी आवाज में कोई चीख पुकार नहीं थी, लेकिन हर लफ्ज में एक ऐसा दर्द था जो बता रहा था कि हार अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आज उनकी दूसरी बरसी है। मीरा ने दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर देखते हुए कहा,
पिछले 2 सालों से मैंने किसी से खुलकर बात नहीं की है। लोग एक अकेली विधवा औरत को या तो शिकार की तरह देखते हैं या मनहूसियत की तरह। आज रात ये सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ रहा था। मुझे लगा कि अगर आज मैंने किसी से बात नहीं की तो शायद मैं कल की सुबह नहीं देख पाऊंगी। अमन ने ध्यान से सुना। उसने बीच में ना तो कोई सवाल किया, ना ही कोई झूठी हमदर्दी दिखाई। वो जानता था कि ऐसे वक्त में खोखली सलाहें किसी का दर्द कम नहीं करती। डर लगता है? अमन ने बस इतना पूछा। अब डर से ज्यादा थकान लगती है। लगता है जैसे मैं कोई अंतहीन लड़ाई लड़ रही हूँ जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मीरा ने कहा। अमन ने उसे अपनी कहानी बताई। छोटे शहर से आकर दर दर की ठोकरें खाना, काम ढूंढना, लोगों की गालियां सुनना और महीने के अंत में किराए के लिए जद्दोजहद करना। उसने ये नहीं कहा कि उसका दर्द मीरा से बड़ा है। उसने बस ये एहसास दिलाया कि इस शहर में अकेले संघर्ष करने वाली वो इकलौती नहीं है। उस रात कोई बड़े वादे नहीं हुए, किसी ने किसी के आंसू नहीं पोंछे। बस 2 अजनबी थे जो अपनी अपनी जिंदगी की थकान को एक दूसरे के सामने रख रहे थे। काफी देर बाद अमन उठा। रात के 1 बज चुके थे। उसे जाना था। मीरा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। आज अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद लगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई अछूत नहीं, मीरा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। अमन ने सिर हिलाया। कल भी डिलीवरी इसी इलाके में है, आऊंगा, अमन ने कहा और सीढ़ियां उतर गया। मीरा ने उसे जाते हुए देखा। उसे नहीं पता था कि उस रात उस अजनबी को रोककर उसने अपनी जिंदगी का कौन सा नया पन्ना खोल दिया था। रात की खामोशी हमेशा सुकून नहीं लाती। कभी कभी ये उन चीखों को अपने भीतर दफन कर लेती है जो दिन के उजाले में बाहर आने से डरती हैं। उस रात अमन तो चला गया था, लेकिन मीरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो उस ठंडे फर्श पर बैठी खिड़की से बाहर झूलते हुए बिजली के तारों को घूरती रही। अमन का यूं रुकना और बिना किसी लालच के उसकी बातें सुनना उस दुनिया में एक अजूबे जैसा था जहां मीरा पिछले 2 सालों से सिर्फ भेड़ियों से घिरी थी। अगली सुबह दिल्ली की उसी जानी पहचानी दम घोटू हवा के साथ हुई और सिलाई मशीन पर बैठ गई। आज उसे 30,000 कोर्ट जाना था, अपनी उसी खत्म न होने वाली कानूनी लड़ाई की एक और तारीख पर। ससुराल वालों ने उसके पति की मौत के बाद बीमा और प्रॉपर्टी के सारे कागज हथिया लिए थे। एक बेवा औरत को घर से धक्के मारकर निकालना इस समाज के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। कोर्ट के बाहर वकीलों के चेंबर के पास हवा में सस्ती सिगरेट, पसीने और निराशा की बदबू तैर रही थी। मीरा अपने वकील सतीश वर्मा के छोटे से केबिन में बैठी थी। वर्मा एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी नजरें हमेशा फाइलों से ज्यादा मीरा के जिस्म पर टिकी रहती थी। देखो मीरा जी, वर्मा ने पान चबाते हुए अपनी कुर्सी पीछे की, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत रसूखदार हैं। आज फिर जज साहब ने अगली तारीख दे दी है। ऐसे तो ये केस 10 साल चलेगा। मीरा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो मैं क्या करूं वकील साहब, मैंने अपने गहने बेचकर आपको पिछली फीस दी थी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। वर्मा के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी मेज से उठकर दरवाजा हल्का सा सटा दिया और मीरा के करीब आते हुए बोला, जरूरी तो नहीं कि हर फीस पैसों में ही चुकाई जाए। तुम भी तो अकेली हो, जवान हो। मेरी बात मान लो, महीने भर में तुम्हारे ससुराल वालों को घुटनों पर ला दूंगा, वरना इस गिद्धों के शहर में तुम जैसी अकेली औरत को नोच खाने में लोगों को देर नहीं लगेगी। मीरा के कानों में जैसे सीसा पिघल कर गिर गया। उसके भीतर का बचा खुचा आत्मसम्मान तिलमिला उठा। उसने बिना कुछ कहे अपनी फाइल उठाई और केबिन से बाहर भाग खड़ी हुई। पीछे से वर्मा की बेशर्म हंसी गूंज रही थी। कौड़ियों के भाव बिकोगी एक दिन, लिख कर ले लो। कोर्ट से करोल बाग तक का सफर मीरा ने कैसे तय किया उसे खुद याद नहीं। बस में भीड़ थी और उस भीड़ में भी उसे हर मर्द की नजर उसी वकील वर्मा जैसी लग रही थी। एक विधवा औरत जिसका कोई रखवाला न हो, इस समाज की नजरों में सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा बनकर रह जाती है। शाम घिर आई थी। आसमान में फिर से काले बादल मंडराने लगे थे। मीरा अपने सीलन भरे कमरे में लौटी और बिना लाइट जलाए अंधेरे में कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। आज उसके आंसू भी सूख चुके थे। बस भीतर एक ऐसा अंधेरा छा गया था जहां मौत जिंदगी से ज्यादा आसान लग रही थी। उसकी नजर मेज पर रखी कपड़े काटने वाली भारी कैंची पर गई। दिमाग सुन्न हो चुका था। रात के 10 बज चुके थे। अमन की बाइक करोल बाग की उसी तंग गली में आकर रुकी। आज उस इलाके में उसकी कोई डिलीवरी नहीं थी, लेकिन वो जानबूझकर वहां आया था। उसके हाथ में एक पॉलिथीन थी जिसमें 2 कटिंग चाय और कुछ बिस्कुट थे। कल रात की उस खामोश मुलाकात ने अमन के भीतर भी कुछ बदल दिया था। वो सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अमन ने दस्तक दी।
मीरा जी। कोई आवाज नहीं आई। अमन ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ गली की स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उस धुंधली रोशनी में अमन ने जो देखा उसकी सांसें अटक गई। मीरा फर्श पर बैठी थी और उसके हाथ में वही भारी कैंची थी जिसकी नोक उसने अपनी कलाई पर टिका रखी थी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। पागल हो गई हो तुम? अमन झपट्टा मारकर आगे बढ़ा और उसने मीरा के हाथ से कैंची छीनकर दूर फेंक दी। कैंची के फर्श पर गिरने की झन्नाटेदार आवाज से कमरे का सन्नाटा टूट गया। मीरा ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस दोनों घुटनों में सिर देकर बुरी तरह कांपने लगी। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक खौफनाक कंपन जो इंसान के पूरी तरह टूट जाने की निशानी होती है। अमन ने चाय का पैकेट मेज पर रखा और कुछ दूरी पर फर्श पर बैठ गया। वो जानता था कि इस वक्त उसे किसी उपदेश या हमदर्दी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो बस उसके पास बैठा रहे। 10 मिनट तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर मीरा की फटी हुई सूखी आवाज गूंजी। क्यों रोका तुमने मुझे? क्या बचा है मेरे लिए इस दुनिया में? पति मरा तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। इंसाफ मांगने गई तो वकील मेरा जिस्म मांग रहा है। मोहल्ले की औरतें मुझे मनहूस कहती हैं। रास्ते पर चलती हूँ तो हर आदमी की नजर मुझे नंगा कर देती है। एक विधवा औरत को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है अमन, कोई हक नहीं। अमन की मुट्ठियां कस गईं। उसने दिल्ली की सड़कों पर बहुत सी गंदगियां देखी थी, लेकिन एक बेबस औरत का ये दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर था। तुम्हें लगता है तुम्हारे मरने से वो वकील या तुम्हारे ससुराल वाले रोएंगे? अमन की आवाज में एक अजीब सी सख्ती और गहरापन था। वो खुश होंगे, उन्हें लगेगा एक सिरदर्द खत्म हुआ। ये दुनिया मर्दों की है मीरा, और कमजोर को कुचलना इनकी फितरत है। लेकिन तुम हार नहीं सकती। तुम्हें उनके लिए नहीं, अपने लिए लड़ना होगा। कैसे लड़ो? मीरा अचानक से चीखी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई ताकत नहीं है। मकान मालिक शर्मा जी रोज रात को सीढ़ियों से मुझे गंदी गालियां बकता है। मुझे डर लगता है कि किसी रात वो दरवाजा तोड़कर अंदर ना आ जाए। मैं थक गई हूँ अपनी इज्जत बचाते बचाते। अमन चुप रहा। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और मीरा की तरफ बढ़ा दिया। आज के बाद तुम अकेली नहीं हो। अमन ने बहुत ही शांत लेकिन एक खतरनाक इरादे के साथ कहा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस दरवाजे को कोई गंदी नजर से देख भी नहीं पाएगा। मीरा ने रुमाल लिया। उस डिलीवरी बॉय की आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने पहली बार मीरा को सुरक्षा का एहसास कराया। अमन ने चाय के कप निकाले और एक कप मीरा को दिया। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उस सर्द और खौफनाक रात में उस एक कप चाय ने मीरा के जमे हुए खून में थोड़ी सी हरारत भर दी। अभी दोनों संभल ही रहे थे कि तभी बाहर सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट हुई। कोई लड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़ रहा था। साथ ही किसी के भद्दी गालियां बकने की आवाज आ रही थी। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप कांपने लगा। शर्मा जी, मकान मालिक, मीरा ने कांपते हुए फुसफुसाकर कहा। वो शराब पीकर आ रहा है। कदमों की आवाज तीसरी मंजिल पर आकर रुक गई और फिर दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। धड़। मीरा और रंडी, दरवाजा खोल। बाहर से शर्मा जी की नशे में धुत गंदी आवाज गूंजी। किराया नहीं दे सकती तो क्या हुआ? शर्मा जी को खुश तो कर सकती है। खोल दरवाजा, मुझे पता है तू अंदर अकेली है। मीरा ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। उसका पूरा शरीर खौफ से सिकुड़ गया। इस शहर का असली खौफनाक चेहरा उस बंद दरवाजे के उस पार खड़ा था। दरवाजे पर फिर से एक जोरदार लात पड़ी। कुंडी थोड़ी सी हिल गई। कमरा पुराना था और दरवाजा कमजोर। ज्यादा लातें पड़ी तो वो टूट जाएगा। अगर अमन ने दरवाजा खोला तो एक डिलीवरी बॉय को आधी रात में एक विधवा के कमरे में देखकर शर्मा जी कल सुबह पूरे मोहल्ले में मीरा का चरित्र हनन कर देगा। उसकी बची खुची इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। और अगर दरवाजा नहीं खोला तो वो शराबी हैवान आज दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। अमन अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे की नसें तन गई थी और आंखों में एक ऐसा खूंखार गुस्सा तैर गया था जो उसने आज तक सबसे छुपा कर रखा था। उसने अपना हेलमेट उठाया। अमन नहीं, मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम फंस जाओगे, वो बहुत पहुंच वाला आदमी है। अमन ने धीरे से मीरा का हाथ छुड़ाया। उसकी आवाज में अब वो सादगी नहीं थी जो कल रात थी। कुछ लोगों को उनकी अपनी भाषा में समझाना जरूरी होता है मीरा, अमन ने कहा और दरवाजे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। बाहर शर्मा जी ने तीसरी बार लात मारने के लिए पैर उठाया ही था कि अचानक दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला। शर्मा जी का लात मारने के लिए उठा हुआ पैर हवा में ही जम गया। शराब के नशे में धुत उसकी आधी बंद लाल आंखें अब फटी की फटी रह गई थीं। उसके सामने मीरा का डरा सहमा अक्स नहीं था, बल्कि एक गठीले बदन वाला 6 फुट का नौजवान खड़ा था। कमरे के अंधेरे और बाहर की पीली रोशनी के बीच अमन का चेहरा किसी काल की तरह भयानक लग रहा था। तो कौन है बे मादर? शर्मा जी के मुंह से गाली पूरी निकलने भी नहीं पाई थी कि अमन का हाथ बिजली की तेजी से बाहर आया। अमन ने शर्मा जी के कॉलर को दोनों हाथों से दबोचा और उसे दरवाजे से दूर सीढ़ियों के अंधेरे गलियारे की तरफ खींच लिया। शर्मा जी का भारी भरकम शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह अमन के हाथों में खिंचता चला गया। इससे पहले कि वो शराबी कुछ समझ पाता, अमन ने उसे पूरी ताकत से सीलन भरी खुरदरी दीवार पर दे मारा। धड़!
शर्मा जी के मुंह से घुटती हुई चीख निकली, लेकिन अमन का बायां हाथ उसकी गर्दन पर सांप की तरह कस चुका था। अमन की उंगलियां शर्मा की सांस नली को इस कदर दबा रही थीं कि उसकी आंखें बाहर आने को हो गईं। शराब का सारा नशा एक ही झटके में पसीने के रूप में उसके माथे से टपकने लगा। अमन बिल्कुल नहीं चीखा। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडी और खौफनाक शांति थी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी होती है। उसने अपना चेहरा शर्मा जी के कान के पास लाया और फुसफुसाते हुए बोला, ये जो तेरी गंदी सांसें चल रही हैं ना, इन्हें हमेशा के लिए रोकने में मुझे सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। आज के बाद इस दरवाजे की तरफ तेरी परछाई भी पड़ी तो इसी सीढ़ी से नीचे फेंक कर तेरी गर्दन तोड़ दूंगा और पुलिस इसे शराब पीकर गिरने का हादसा मान लेगी। समझ में आया? शर्मा जी का दम घुट रहा था। वो हवा के लिए तड़पते हुए सिर्फ अपने हाथ पैर मार रहा था। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। खौफ उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। अमन ने झटके से उसे छोड़ दिया। शर्मा जी खांसता हुआ अपनी जान बचाकर बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों से ऐसे नीचे भागा जैसे उसने सच में किसी भूत को देख लिया हो। अमन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, अपनी तेज होती सांसों को काबू में किया और फिर मुड़कर वापस कमरे में आ गया। मीरा दरवाजे के पास फर्श पर बैठी थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा रखा था। आज एक बड़ा हादसा टल गया था, लेकिन मीरा जानती थी कि ये इस खौफनाक शहर का अंत नहीं था। अमन ने दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंडी लगा दी। वो खामोशी से मीरा के पास आकर बैठ गया। तुमने ये क्या कर दिया अमन? मीरा की आवाज आंसुओं में डूबी हुई थी। वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। कल सुबह वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेगा, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालेगा। एक विधवा के कमरे में आधी रात को एक गैर मर्द, इस समाज के लिए इससे बड़ा कोई मसाला नहीं है। वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। मेरी मशीन, मेरे कपड़े, मैं कहाँ जाऊंगी? अमन ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि मीरा का हर एक डर 100% सच था। ये समाज किसी हत्यारे को तो माफ कर सकता है, लेकिन एक अकेली औरत के दामन पर लगे दाग को कभी नहीं भूलता। मीरा, मेरी तरफ देखो, अमन ने सख्त लेकिन शांत आवाज में कहा। मीरा ने अपने कांपते हुए हाथ चेहरे से हटाए। उसकी सूजी हुई आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफ था। जब भेड़िए घेर ले तो मेमना बनकर जान नहीं बचाई जा सकती, अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कल जो होगा उसे हम कल देखेंगे, लेकिन आज रात तुम उस कैंची को हाथ नहीं लगाओगी। तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम क्यों मरो? अगर कल कोई उंगली उठेगी तो उसे तोड़ने के लिए मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। अब तुम सो जाओ। उस रात अमन उसे पुरानी कुर्सी पर बैठा रहा और मीरा फर्श पर एक पुरानी चादर ओढ़कर लेट गई। उस छोटे से घुटन भरे कमरे में पहली बार मीरा को एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। उसे पता था कि कल का सवेरा एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है, लेकिन आज रात, कम से कम आज रात, वो सुरक्षित थी। अगली सुबह सूरज की किरणें करोल बाग की उन तंग गलियों में मुश्किल से ही पहुंच पाती थी। सुबह के 8 बज रहे थे। अमन भोर होते ही वहां से निकल गया था, क्योंकि उसे अपनी ड्यूटी पर जाना था और वो नहीं चाहता था कि सुबह सुबह कोई मोहल्ले वाला उसे मीरा के कमरे से निकलते हुए देखे। मीरा ने हिम्मत जुटाई, एक खाली बाल्टी उठाई और गली के नुक्कड़ पर लगे सरकारी नल से पानी भरने के लिए नीचे उतरी। जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, उसे हवा में बदलाव महसूस हो गया। गली में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन ये खामोशी सुकून वाली नहीं थी। ये वो सन्नाटा था जो किसी की इज्जत नीलाम होने से पहले छाता है। पनवाड़ी की दुकान पर खड़े 4-5 आदमी उसे देखते ही फुसफुसाने लगे। सामने की बालकनी में खड़ी औरतें कपड़े सुखाने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से उसे ही घूर रही थी। उनका हर एक लुक, हर एक काना फुस्सी किसी जहरीले तीर की तरह मीरा के सीने में चुभ रही थी। अरे बेचारी बनती थी, रात को तो पूरे पूरे मजे ले रही है। शर्मा जी तो बता रहे थे कि रात को धंधा करती है ये। कोई लड़का आया था इसके कमरे में। राण कहीं की, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इसे तो आज ही गली से धक्के मारकर निकालना चाहिए। ये आवाजें भले ही धीमी थी, लेकिन मीरा के कानों तक पहुंचने के लिए काफी थी। उन नजरों में इतनी नफरत और हवस थी कि मीरा को लगा जैसे उसके बदन से किसी ने सारे कपड़े नोच लिए हों। उसका दम घुटने लगा। उसने बाल्टी वहीं नल पर छोड़ी और लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और दीवार से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वकील वर्मा सही कहता था, ये गिद्धों का शहर है और आज उसे नोचने के लिए सारे गिद्ध इकट्ठा हो रहे थे। दोपहर के 2 बज चुके थे। बाहर धूप तेज हो गई थी। अचानक मीरा के दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के पड़ने लगे। खोल दरवाजा, बाहर निकल तू। बाहर से औरतों और आदमियों की मिली जुली आक्रामक आवाजें आ रही थी। मीरा का दिल सीने की पसलियां तोड़कर बाहर आने को हो रहा था। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने शर्मा जी खड़ा था। उसके चेहरे पर कल रात का खौफ नहीं, बल्कि एक शैतानी और कमीनी मुस्कान थी। उसके पीछे मोहल्ले की 4-5 औरतें और कुछ आवारा लड़के खड़े थे। क्या है शर्मा जी? मीरा ने अपनी आवाज को कांपने से रोकने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। क्या है, शर्म नहीं आती ये पूछते हुए? एक मोटी औरत जो शर्मा जी की पत्नी थी आगे आई और उसने मीरा के कंधे पर जोर से धक्का दिया। हमारे मोहल्ले को कोठा बना रखा है तूने। रात को जो तूने यार बुलाया था वो कहाँ है?
मैंने कोई यार नहीं बुलाया था, वो बस बारिश में फंस गया था तो मीरा ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसकी बात बीच में ही काट दी गई। अरे चुप कर चुड़ैल, शर्मा जी दहाड़ा। उसने कल रात की अपनी बेइज्जती का बदला लेने का पूरा प्लान बना लिया था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज के आज ये कमरा खाली कर, बच्चलन औरतें मेरे मकान में नहीं रहेंगी। लड़को, इसका सारा सामान बाहर फेंको। शर्मा जी के इशारे पर पीछे खड़े दो गुंडे नुमा लड़के कमरे में घुस गए। मीरा चीखती रही, नहीं प्लीज मेरा सामान मत फेंको, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उन लड़कों ने मीरा की सिलाई मशीन उठाई, जो उसकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया थी, और उसे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। धड़ाम! लोहे की मशीन सीढ़ियों पर गिरकर टूट गई। उसके पुर्जे बिखर गए। इसके साथ ही मीरा की हिम्मत भी टूटकर बिखर गई। वो चीख मारकर रोने लगी और शर्मा जी के पैरों में गिर पड़ी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत निकालो, मेरी कोई गलती नहीं है। तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई उस बेवा औरत के आंसू पोंछने आगे नहीं आया। समाज का असली घिनौना चेहरा अपने पूरे शबाब पर था। शर्मा जी ने मीरा को बालों से पकड़ा और झटके से खड़ा किया। निकल यहाँ से, और वो अपना यार। अचानक शर्मा जी की आवाज उसके गले में ही घुट गई। नीचे गली में एक भारी बुलेट मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट गूंजी। इंजन बंद होने की आवाज आई और फिर सीढ़ियों पर भारी कदमों की धमक सुनाई देने लगी। भीड़ को चीरता हुआ एक सांवला लंबा लड़का ऊपर आ रहा था। उसके शरीर पर फूड डिलीवरी वाली टी शर्ट थी, जो पसीने से भीगी हुई थी। उसके हाथ में मोटरसाइकिल का एक भारी लोहे का पेंचा रेंच था। अमन की आंखें लाल थीं। उसने नीचे टूटी हुई सिलाई मशीन देख ली थी। उसकी नजरें जब मीरा पर पड़ी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और गालों पर आंसुओं के निशान थे, तो अमन के भीतर का शैतान जाग गया। उसने बिना एक शब्द कहे भीड़ को अपने मजबूत कंधों से धकेल कर किनारे किया। शर्मा जी अमन को देखते ही 2 कदम पीछे खिसक गया। कल रात की वो खौफनाक घुटन उसे वापस याद आ गई थी। तू फिर आ गया? अरे लड़को, पकड़ो इस साले को। शर्मा जी ने अपने गुंडों को इशारा किया। दोनों गुंडे अमन की तरफ झपटे। पहले वाले ने अमन के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अमन किसी गली के लड़के की तरह नहीं लड़ा। उसने अपनी बाईं बाह से उस मुक्के को ब्लॉक किया और अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ भारी लोहे का रेंच पूरी ताकत से उस गुंडे के घुटने पर दे मारा। एक भयानक कड़क की आवाज आई और वो गुंडा दर्द से चीखता हुआ वहीं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। दूसरा गुंडा पीछे हट गया। औरतों की भीड़ में चीख पुकार मच गई। जो लोग अभी तक तमाशा देख रहे थे, वे अब पीछे खिसकने लगे थे। अमन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो साक्षात यमराज की तरह शर्मा जी की तरफ बढ़ा। मैंने कहा था ना, अमन की आवाज पूरे गलियारे में गूंजी, धीमी लेकिन बेहद खतरनाक। इस दरवाजे की तरफ आंख भी उठाई तो गाड़ दूंगा। अमन ने रेंच को घुमाया और शर्मा जी के सिर पर वार करने ही वाला था कि तभी नीचे गली में एक पुलिस सायरन की तेज आवाज गूंज उठी। लाल और नीली बत्तियां दीवारों पर चमकने लगी। पुलिस आ गई। पुलिस! किसी ने नीचे से आवाज लगाई। अमन का हाथ हवा में ही रुक गया। शर्मा जी के चेहरे पर अचानक एक कमीनी सी राहत और जीत की मुस्कान आ गई। अब तू गया साले, शर्मा जी फुसफुसाया। ये इलाका मेरा है और थानेदार मेरा रिश्तेदार। भारी पुलिस के बूटों की आवाजें सीढ़ियों पर गूंजने लगी। एक मोटा लाल आंखों वाला पुलिस इंस्पेक्टर 2 हवलदारों के साथ ऊपर पहुंचा। उसने आते ही सबसे पहले अमन को देखा, फिर उसके हाथ में लोहे का रेंच और फिर फर्श पर पड़ी रोती हुई मीरा को। क्या ड्रामा चल रहा है बे यहाँ? इंस्पेक्टर ने अपनी बेल्ट पर हाथ रखते हुए कड़कती आवाज में पूछा। साहब, शर्मा जी तुरंत हाथ जोड़कर आगे आ गया। ये औरत मेरे मकान में धंधा करती है। कल रात इसने इस गुंडे को बुलाया था, मैंने मना किया तो आज ये मुझे और मेरी बीवी को मारने आ गया। देखिए, इसने मेरे लड़के का पैर तोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने एक गंदी नजर मीरा के जिस्म पर डाली। वो नजरें बिल्कुल उसी वकील वर्मा जैसी थी। फिर उसने अमन की तरफ देखा। अच्छा, तो तू है वो यार। इंस्पेक्टर ने एक भद्दी गाली देते हुए अपना डंडा निकाला। चल थाने, वहां तेरा सारा बुखार उतारता हूँ और इस धंधे वाली को भी घसीट कर गाड़ी में डालो। 2 हवलदार मीरा की तरफ बढ़े। मीरा खौफ से पीछे हटी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ो मुझे। अमन, जो अब तक खामोश खड़ा था, अचानक मीरा के सामने आकर ढाल की तरह खड़ा हो गया। उसने अपना रेंच नीचे नहीं फेंका था। उसकी आंखों में पुलिस का कोई खौफ नहीं था। अगर किसी ने उसे हाथ भी लगाया। अमन की आवाज में एक ऐसी चेतावनी थी जिसने इंस्पेक्टर के कदम भी एक पल के लिए रोक दिए। तो ये रेंच उसके सिर के आर पार होगा, चाहे वो वर्दी वाला हो या बिना वर्दी वाला। पूरे गलियारे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। एक डिलीवरी बॉय पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये पागलपन था, या शायद कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से अभी तक छुपा हुआ था। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली और उसे सीधे अमन के माथे पर तान दिया। गोली मार दूंगा मादर, इंस्पेक्टर चीखा। अमन के चेहरे पर खौफ की एक लकीर भी नहीं थी। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। सबको लगा
वो कोई हथियार निकाल रहा है। हवलदार पीछे हट गए, लेकिन अमन ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ पुराना सा लेडर का आईडी कार्ड निकाला और उसे इंस्पेक्टर के चेहरे के ठीक सामने खोल दिया। उस कार्ड को देखते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उसके शरीर से सारा खून ही निचोड़ लिया गया हो। रिवॉल्वर पकड़े हुए उसके हाथ अचानक कांपने लगे। तुम? इंस्पेक्टर की आवाज गले में ही अटक गई। मीरा शर्मा जी और पूरी भीड़ सन्न रह गई। एक फूड डिलीवरी बॉय के पास ऐसा क्या था जिसने एक घमंडी पुलिस वाले के पसीने छुड़ा दिए थे? अमन ने कार्ड वापस जेब में रखा और इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालते हुए एक बहुत ही सर्द आवाज में कहा, अब बता, थाने कौन जाएगा? वो पुराना मुड़ा हुआ लेदर का आईडी कार्ड इंस्पेक्टर की आंखों के सामने किसी मौत के फरमान की तरह झूल रहा था। उस कार्ड पर छपा अशोक चक्र और उसके नीचे लिखे हुए शब्द एसीपी अमन प्रताप सिंह, स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ, इंस्पेक्टर की आंखों की पुतलियों में ऐसे छप गए थे जैसे किसी ने खौलता हुआ सीसा डाल दिया हो। रिवॉल्वर पकड़े हुए इंस्पेक्टर के हाथ ऐसे कांपने लगे जैसे उसे लकवा मार गया हो। उसके माथे पर सर्दियों जैसी ठंड में भी पसीने की मोटी मोटी बूंदें चमकने लगी। उसने थूक गटका, लेकिन उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। शराब? इंस्पेक्टर की आवाज किसी भीगी हुई बिल्ली की तरह निकली। उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ी और रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर क्लैंक की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ी। भीड़, शर्मा जी और फर्श पर बैठी मीरा, सबकी सांसें अटक गई थी। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो इंसान पिछले कई महीनों से करोल बाग की इन गंदी सीलन भरी गलियों में एक मामूली फूड डिलीवरी बॉय बनकर पिज्जा और बर्गर पहुंचा रहा था, वो असल में दिल्ली पुलिस की सबसे खूंखार और सीक्रेट यूनिट का एसीपी था। अमन ने बहुत ही इत्मीनान से अपना आईडी कार्ड वापस अपनी जीन्स की जेब में रखा। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस एक ऐसा सर्द गुस्सा था जो ज्वालामुखी फटने से पहले की खामोशी जैसा होता है। उसने अपना लोहे का रेंचपाना दीवार के सहारे टिकाया और इंस्पेक्टर के बिल्कुल करीब आ गया। दोनों के बीच बमुश्किल 1 इंच का फासला था। तूने अभी अपनी गंदी जुबान से क्या कहा था इंस्पेक्टर? अमन की आवाज इतनी धीमी और खतरनाक थी कि वो सीधे हड्डियों तक चुभ रही थी। थाने ले जाकर मेरा बुखार उतारेगा? उतार, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। उठा अपनी बंदूक। इंस्पेक्टर के घुटने कांप रहे थे। उसने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस शर्मा जी की शिकायत पर। तड़ाक! अमन का हाथ इतनी तेजी से हवा में घूमा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। एक जोरदार तमाचा इंस्पेक्टर के गाल पर पड़ा। तमाचे की गूंज से पूरा गलियारा दहल उठा। इंस्पेक्टर का सिर घूम गया और वो लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। उसके होंठ से खून की एक पतली सी धार फूट पड़ी। दोनों हवलदार जो अभी तक मीरा को घसीटने के लिए आगे बढ़ रहे थे, अब बुत बनकर पीछे सिकुड़ गए थे। एक औरत की इज्जत नीलाम की जा रही थी। उसके घर का सामान तोड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया और तुम वर्दी पहनकर इन गिद्धों का साथ दे रहे हो। अमन दहाड़ा। उसकी आवाज में एक ऐसी कड़क थी जिसने पूरी भीड़ की रूह कंपा दी। शर्मा जी का नशा और घमंड अब पूरी तरह से उतर चुका था। उसे समझ में आ गया था कि उसने किस आग में हाथ डाल दिया है। वो चुपके से भीड़ के पीछे छिपकर खिसकने की कोशिश करने लगा। शर्मा! अमन की आवाज किसी हंटर की तरह गूंजी। शर्मा जी के कदम वहीं जम गए। उसने पलट कर देखा, अमन की खूंखार नजरें उसी पर टिकी थी। अगर तूने एक कदम भी और बढ़ाया तो तेरी दोनों टांगे तोड़कर इसी सीढ़ी से नीचे लटका दूंगा, अमन ने कहा और इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा। तेरी सर्विस रिवॉल्वर जमीन पर पड़ी है इंस्पेक्टर, इसे उठा और इस शर्मा, इसकी पत्नी और इसके इन दोनों गुंडों को हथकड़ी लगा। सर, चार्ज क्या लगाऊं? इंस्पेक्टर ने कांपते हुए अपनी बंदूक उठाई। चार्ज? अमन की आंखों में खून उतर आया था। आईपीसी की धारा 354, औरत की इज्जत पर हमला, 452, मारपीट के इरादे से घर में घुसना और 307, हत्या का प्रयास। ये औरत एक विधवा है और तुमने इसका जीना हराम कर रखा है। इसे आज ही के आज तिहाड़ जेल के उस सेल में डाल जहां इस जैसे दरिंदों का इलाज होता है। शर्मा जी ये सुनते ही अमन के पैरों पर गिर पड़ा। साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी पत्नी भी रोते हुए अपने पति के साथ हाथ जोड़ने लगी। अमन ने शर्मा जी को अपने पैरों से झटके से दूर कर दिया। कल रात जब तुम शराब पीकर इस बेसहारा औरत का दरवाजा तोड़ रहे थे, तब तुम्हें इसके दर्द का ख्याल नहीं आया। आज जब तुमने इसकी रोजी रोटी की मशीन तोड़ दी, तब तुम्हें रहम नहीं आया। ये गिद्धों का शहर है और तुम जैसों को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, खौफ की भाषा। अमन ने इंस्पेक्टर को इशारा किया। पुलिस वालों ने तुरंत शर्मा जी और उसके गुंडों को कॉलर से पकड़ लिया।
शर्मा की पत्नी छाती पीट कर रोने लगी। जो भीड़ अभी तक मीरा को गालियां दे रही थी, अब वो पूरी तरह से खामोश थी। उन सब की नजरें झुकी हुई थी। कोई एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और सुन इंस्पेक्टर, अमन ने जाते हुए पुलिस वाले को रोका। 30 हजारी कोर्ट का एक वकील है सतीश वर्मा। उसने इस औरत से केस के नाम पर गंदी मांग की है। 1 घंटे के अंदर मुझे वो वर्मा अपने केबिन से घिसटता हुआ थाने में चाहिए। अगर वो बच गया तो तेरी ये वर्दी मैं खुद उतरवाऊंगा। जी सर, बिल्कुल सर। इंस्पेक्टर ने सलाम ठोका और शर्मा जी को घसीटते हुए नीचे पुलिस जीप की तरफ ले गया। कुछ ही मिनटों में पूरा तमाशा खत्म हो गया। भीड़ अपने अपने घरों में ऐसे दुबक गई जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। गलियारे में अब सिर्फ सन्नाटा था। टूटी हुई सिलाई मशीन के पुर्जे थे और डरी सहमी मीरा थी। अमन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे की वो खूंखार सख्ती अब धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने मुड़कर मीरा की तरफ देखा। मीरा अब रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अमन के लिए एक अजीब सा खौफ और अनगिनत सवाल थे। वो दीवार से सटी हुई अकड़े हुए खड़ी थी। तुम पुलिस वाले हो? मीरा की आवाज अभी भी कांप रही थी। तो फिर ये डिलीवरी बॉय का काम, ये फटे हुए कपड़े, ये सब क्या था? अमन धीरे से मीरा के पास आया। उसने फर्श पर गिरी हुई मीरा की चुन्नी उठाई और सम्मान के साथ उसे मीरा के हाथों में थमा दी। मैं एक सस्पेंडेड निलंबित पुलिस अफसर हूँ मीरा। अमन ने भारी आवाज में अपनी सच्चाई बतानी शुरू की। 6 महीने पहले मैंने एक बहुत बड़े ड्रग माफिया का इनकाउंटर किया था, लेकिन वो एक ताकतवर राजनेता का बेटा निकला। सिस्टम ने मुझे सस्पेंड कर दिया और मेरे खिलाफ विभागीय जांच बिठा दी। मेरी वर्दी छीन ली गई। अमन की आंखों में एक गहरा दर्द उभर आया। लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरी वर्दी छीनी थी, मेरा वजूद नहीं। मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा। शहर के हर काले धंधे, हर मुजरिम की खबर रखने के लिए मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसे कोई नोटिस न करे। एक फूड डिलीवरी बॉय को कोई ध्यान से नहीं देखता। वो हर गली, हर घर, हर अंधेरे कोने में जा सकता है। मैं डिलीवरी बॉय बनकर इस शहर की गंदगी को करीब से देख रहा था। मीरा खामोशी से उसे सुन रही थी। अमन की कहानी ने उसके भीतर के डर को कहीं ना कहीं कम कर दिया था। लेकिन कल रात अमन ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुमने मुझे रुकने के लिए कहा तो मैंने तुम्हारी आंखों में वो हार देखी जो अक्सर मैं आईने में अपनी आंखों में देखता था। तुम टूट चुकी थी मीरा, और मैं जानता हूं कि जब इंसान टूट जाता है तो उसे सिर्फ एक सहारे की जरूरत होती है। मीरा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि एक अजीब सी राहत के थे। अमन सीढ़ियों की तरफ गया और उसने वहां पड़ी टूटी हुई सिलाई मशीन को देखा। ये मशीन अब ठीक नहीं हो सकती, उसने बिना पलटे कहा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जरूर ठीक हो सकती है। अमन ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मीरा की तरफ बढ़ा दिया। ये किसी पुलिस वाले का नहीं, बल्कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी एनजीओ की महिला वकील का कार्ड था। ये मेरी एक दोस्त है, अमन ने कहा। ये वर्मा जैसे गिद्धों की तरह नहीं है। ये तुम्हारा केस मुफ्त में लड़ेगी और तुम्हारे पति की मौत का हर्जाना और तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस दिलाएगी। और हाँ, आज शाम तक एक नई सिलाई मशीन तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगी। मीरा ने कांपते हाथों से वो कार्ड ले लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे दलदल से बाहर खींचकर खुली हवा में ला खड़ा किया हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया अमन? मीरा ने रुंधे हुए गले से पूछा। मैं तो तुम्हारे लिए एक अजनबी थी। अमन हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान बहुत दर्द भरी लेकिन सच्ची थी, क्योंकि इस दुनिया में अगर हर कोई अपनी आंखें मूंद लेगा तो इंसानियत घुट घुट कर मर जाएगी। मीरा, तुमने मुझे उस रात रुकने को कहा, शायद इसलिए कि तुम आखिरी बार किसी इंसान पर भरोसा करना चाहती थी। मैं उस भरोसे को मरने नहीं दे सकता था। अमन ने अपना हेलमेट उठाया और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। क्या तुम फिर कभी डिलीवरी लेकर आओगे? मीरा ने पीछे से पूछा। उसकी आवाज में एक अनकही उम्मीद थी। अमन रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। मेरा सस्पेंशन कल खत्म हो रहा है मीरा। परसों से मैं वापस अपनी वर्दी में लौटूंगा। शहर में अभी बहुत सी गंदगी साफ करनी बाकी है, लेकिन इतना याद रखना, अब तुम अकेली नहीं हो। अगर इस दुनिया का कोई भी भेड़िया तुम्हारी तरफ आंख भी उठाए तो बस एक आवाज देना। अमन सीढ़ियां उतर गया। कुछ ही पलों में उसकी बुलेट की गड़गड़ाहट गूंजी और फिर धीरे धीरे दूर जाकर खामोश हो गई। मीरा देर तक उस खाली सीढ़ी को देखती रही। उसके भीतर का वो खौफनाक अंधेरा अब छट चुका था। शर्मा जी और वकील वर्मा का डर अब उसके मन से जा चुका था। आज 2 सालों में पहली बार मीरा ने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर की ताजी हवा को अपने भीतर महसूस किया। सूरज की किरणें उस सीलन भरे कमरे में आ रही थीं। वो दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर के पास गई, उस पर लगी सूखी माला उतारी और एक गहरी सांस ली। वो जानती थी कि समाज की नजरों में वो अभी भी एक विधवा थी, लेकिन अब वो बेचारी नहीं थी।
एक अजनबी ने एक रात में उसे उस गिद्धों के शहर में जीना सिखा दिया था। कहानी का अंत हमेशा सुखद नहीं होता, लेकिन कभी कभी लड़ना सीख जाना ही सबसे बड़ा सुख होता है। मीरा की लड़ाई अभी बाकी थी, लेकिन अब उसके हाथों में कैंची अपनी कलाई काटने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के नए धागे सिलने के लिए उठने वाली थी।